जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सनी सिंह डीएसएम डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में पोस्टेड हूं। आज लोग सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे, जो कि एक समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सामाजिक स्तरीकरण से जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीजें स्तरों पे विभाजित होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम चीजों को इस स्तर से लगाएं, कोई चीज पहले पे रखें, कोई दूसरे पे रखें, तीसरे पे रखें, तो ये स्तरीकरण कहलाता है। समाज शास्त्र में स्तरीकरण का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण को समझना है। स्तरीकरण के साथ क्योंकि समाज लगा है, तो इसलिए समाज में जो स्तरीकरण पाया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज हमें यूनिट 5 और यूनिट 6 डिस्कस करेंगे कंटिन्यूएशन में। यूनिट 5 में अगर हम बात करते तो जब स्तरीकरण की बात होती है तो स्तरीकरण को प्राकार्यात्मक भी कहा जाता है। प्राकार्यात्मक से मतलब है फंक्शनल। प्रकार, समाज शास्त्र में प्रकार शब्द का उपयोग अगर कहा जाए तो स्पेंसर जी ने सबसे पहले किया था। स्पेंसर के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया। प्रकार से तात्पर्य क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको प्रकार क्लियर कर दूंगा, आपके मस्तिष्क में क्लियर बैठ जाए। प्रकार मतलब प्रकार, आकार और दुष्कार, 3 तरह के कार्य हो गए। प्रकार जो समाज में अपना सकारात्मक योगदान देता है उसे हम प्रकार कहते हैं। इसी प्रकार से बात चलती है दुष्प्रकार। दुष्कार्य मतलब जो समाज में नेगेटिव, नकारात्मक योगदान देता है। अकार्य मतलब जिसका ना ही कोई सकारात्मक पक्ष होता है, ना कोई नकारात्मक पक्ष। आकार से तात्पर्य है जैसे रात में कोई बच्चा पढ़ रहा है, म्यूजिक सुनना है धीरे गति से, तो किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये आकार। तो यहाँ पर हम यूनिट 5 में प्राकार्यात्मक सामाजिक स्तरीकरण के प्राकार्यात्मक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्राकार्यात्मक से तात्पर्य जैसे मैंने बता दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करना है डेविस एंड मूर। अमेरिका के 2 समाजशास्त्री थे, बहुत ही समाज शास्त्र में बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। टैलकट पार्सन्स के ये शिष्य थे। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण का प्राकार्यात्मक सिद्धांत दिया। सामाजिक स्तरीकरण के प्राकार्यात्मक सिद्धांत की बात अगर कही जाए, जैसे हमें बताया कि इस सिद्धांत में किस प्रकार से जो समाज में स्तर बटे होते हैं वो कैसे समाज में अपना योगदान देते हैं। इन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो अमेरिकन समाज का अध्ययन किया। अमेरिका एक आधुनिक समाज था, ये बात 1950 के लगभग की है। अमेरिका आधुनिक समाज रहा ही है। तो अमेरिका में किस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण बटा हुआ था उसकी बात कहते हैं। अगर कहा जाए तो प्रकार जो सिद्धांत जैसे मैं बताया कि ये हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रकार शब्द दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर प्रकार शब्द में सबसे ज्यादा प्रभावित थे। सबसे ज्यादा जो प्रभावित वो थे मनुष्य के शारीरिक उससे, कि जो जीव होता है, जीव का अपना एक जीव जो होता है, जीव का अपने एक संरचना होती है और उस संरचना में कई अंग होते हैं। जीव जो होता है उसके कई अंग होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मनुष्य की आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। ये अंग सब अलग अलग हैं और इन सब अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं। कार्य जैसे कि आंख का कार्य है देखना, हाथ का कार्य है काम करना। तो आंख जो होती है वो मनुष्य को बताती है कि हाथ से किस प्रकार से क्या कार्य करना है। तो ये प्रकार का सिद्धांत तो जीव पे निर्धारित होता है। मनुष्य के जिस प्रकार से मनुष्य के मनुष्य के शरीर में आप देखते हैं कई अंग हैं, वो अपने अपने अनुसार कार्य करते हैं। उसी प्रकार से समाज के भी कई अंग होते हैं जो समाज को सक्रिय बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। यही प्रकार का सिद्धांत है मेनली। और अगर देखा जाए तो सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी नजरिया अगर देखा जाए तो मतलब कि इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अब समाज में स्तरीकरण की बात करें प्रकारात्मक कैसे, जैसे समाज है, समाज में विभिन्न कार्य हैं, विभिन्न प्रकार हैं। यानी कि कोई व्यक्ति शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई प्रशासन। यानी कि ये देखिए समाज के कितने अलग अलग अंग हैं। समाज के विभिन्न विभिन्न अलग अलग अंग हैं। इन सब अंगों का अपना अपना कार्य है, अपना अपना प्रकार है जो समाज को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। मैं प्रकार को इसीलिए बार बार बहुत क्लियर कर रहा हूँ। समाज में विभिन्न प्रकार के पद हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य हैं।
जिनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न विभिन्न लोग स्थापित किए जाते हैं, विभिन्न विभिन्न पदों पे लोग स्थापित किए जाते हैं और उनके विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं जो समाज को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। इसी को हमें जो डिस्कस करना है, इसी को इन लोगों ने समाज शास्त्र का समाजशास्त्र का प्रकारवादी स्तरीकरण का सिद्धांत। हम डेविस मूर की बात करें तो डेविस मूर ने जैसे इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बताया है कि समाज जो होता है, समाज विभिन्न स्तरों में बटा हुआ है और इन स्तरों पे जो पद है वो पद अब देखिए प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं की बात करी जाए कि किस प्रकार से कौन से पद महत्वपूर्ण होते हैं। कहा समाज में जो पद होते हैं वो सारे ही महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज में जितने भी पद हैं वो अपने अपने कार्य के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाने की बात क्या है, जैसे कि आप हम देखिए अब आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पद इस समय अगर देखा जाए तो डीएम का होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, कलेक्टर साहब, तो वो पद बहुत महत्वपूर्ण है। उस पद के साथ अधिक परितोष और अधिक सुविधाएं जुड़ी हैं और अधिक सम्मान जुड़ा है। तो इसी प्रकार से उसके नीचे अगर उसी हायरार्की में चले तो आप देखेंगे एसडीएम है। तो ये पदों का जो आईएएस का पद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका समाज में प्रकार अधिक है और अधिक उसका योगदान है, तो इसलिए वह पद बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी प्रकार समाज में जो पद होते हैं वो स्तरों में बटे होते हैं। जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण दिया था, अब ये बात करते हैं जैसे फैक्ट्री की बात करी, फैक्ट्री में एक इंजीनियर है, उसके अंडर में श्रमिक है। श्रमिक और इंजीनियर में फर्क है, श्रमिक के पास एक अलग तरह का कौशल है, एक अलग तरह की स्किल है, और जो मजदूर उनका अलग तरह का स्तर है, अलग कौशल है। अब जो कार्य इंजीनियर कर सकता है वो कार्य मजदूर नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर उस तरीके से दक्ष किया गया है, उसे योग्यता दी गई है, उसकी ट्रेनिंग उस हिसाब से दी गई है। तो वे आपके किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूर जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि समाज में कुछ पद बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पॉइंट, समाज में कुछ पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। दूसरी बात किया जाए कि जो भूमिकाएं पद कहने चाहे भूमिकाएं कहने, ये महत्वपूर्ण होते हैं और सभी समाजों, क्योंकि समाज विभिन्न व्यवसायों से, विभिन्न पदों से, विभिन्न कार्यों से, भूमिकाओं से चलता है और ये व्यवसाय अनिवार्य है समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इसलिए इनको, क्योंकि ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पदों को भरा जाना भी बहुत ही आवश्यक है, इनको भरना ही है। और ये क्योंकि जिस प्रकार से ये स्तर में होते हैं, जैसे डीएम है बताया, फिर एडीएम है, एसडीएम है, तहसीलदार, इस तरीके की एक स्तर है। तो प्रत्येक का पद अपने अपने पद के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार महत्वपूर्ण है, और कौन सा पद कितना महत्वपूर्ण है ये पता लगता है। इसी हिसाब से उसके साथ पारितोष ज्यादा जुड़े होते हैं, ज्यादा पुरस्कार जुड़े होते हैं। यही इनका कहने मतलब कि जो समाज में जो पद हैं वो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में कंपटीशन भी होता है। हर व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, जो कंपटीशन देते हैं वो आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन बनते लिमिटेड लोग हैं। हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उस पद के साथ अधिक कार्य जुड़ा है, अधिक मेहनत जुड़ी है। वो पद इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति आईएएस नहीं हो सकता, इसीलिए उस पद की महत्वपूर्णता ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक, अब जैसे आप लोग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे समाजों में कि शिक्षक के जो पारितोष होता है वो अच्छा होता है, तो कई लोग शिक्षक बनने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा आप कह लिए एक ऐसा प्रकार है जो समाज में निरंतर ही सकारात्मक योगदान देता है। शिक्षा ही महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा के बिना समाज का अस्तित्व, आधुनिक समाज का अस्तित्व माना ही नहीं जाता है। फिर अगर देखा जाए तीसरा सबसे, मतलब इन पदों के लिए कोशिश ये होती है कि उसके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाएं। अब जो ये महत्वपूर्ण पद है, सबसे पहले बता दिया मैंने आपको, महत्वपूर्ण ये पद महत्वपूर्ण होते हैं। ये पद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इनके साथ ऐसे कार्य जुड़े होते हैं। इनके लिए श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुना जाए, इन पदों के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति चुना जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे चुना जाएगा? जब कंपटीशन होगा, आईएएस का एग्जाम हुआ या आईएम का हुआ, कोई भी एग्जाम जो टॉप एग्जाम्स हैं, आईआईटी का एग्जाम हुआ,
उसमें हर व्यक्ति तो चुना नहीं जाता, इसलिए ये पद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इनके साथ जो व्यक्ति हैं वो उसमें श्रेष्ठ व्यक्ति ही चुने जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार से उनकी उनकी ट्रेनिंग भी, उनकी पढ़ाई भी होती है। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग की बात आती है कि इनकी लगातार, जैसे आप अब आईएएस है या ज़्यादातर एग्जाम, जैसे आप सिविल सर्विसेज देख लीजिए या आप और भी पद देख लीजिए जो महत्वपूर्ण हैं, उन पदों पे निरंतर ही ट्रेनिंग भी होती रहती है, प्रशिक्षण भी ज़रूरी होता है। इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में रहें और लोग इनसे निरंतर ही प्रगति करते रहें, इसीलिए ये पद बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं समाज के लिए। और क्योंकि ये पद महत्वपूर्ण होते हैं तो इनसे जुड़े जो, जैसे बताया कि क्योंकि मेहनत भी लगती है इन पदों पे कार्य करने से, जो जो व्यक्ति कार्य करते हैं मेहनत भी लगती है, और इसीलिए उसमें योग्यता के अनुसार उन्हें पारितोष भी मिलता है। पारितोष मिलने के साथ-साथ उन्हें पुरस्कार भी उसके साथ उतने ही ज़्यादा जुड़े होते हैं, और पूरे समाज में इन इन पदों को प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिशन चलता है। तो ये बताते हैं कि इस प्रकार से समाज के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद तरह का कार्य है, इसीलिए इसे प्रकार करते हैं। बार-बार कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, क्योंकि समाज में जो स्तरीकरण होता है वो समाज में अपना सकारात्मक योगदान देता है, इसीलिए इसे सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। और व्यक्ति जितना उत्कृष्ट कार्य करेगा, जितनी मेहनत करेगा, जितना योग्यता हासिल करेगा, वो उतना ही ऊँचा पद पाएगा। जब पद ऊँचा पाएगा तो उसके साथ जुड़े हुए उसके जो उसे तनख्वाह मिलेगी या जो सुविधाएँ मिलेंगी वो ज़्यादा होंगी। जैसे हम लोग देखते ही हैं, भाई जो जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी सुविधाएँ अधिक होती हैं, और क्योंकि कार्य भी उनका बहुत ज़िम्मेदारी का, बहुत महत्वपूर्ण का है, और हर कोई वो पद हर व्यक्ति वो पा नहीं सकता। अब जैसे बात चले कि शिक्षकों की, तो शिक्षक भी एक हायर एजुकेशन में है, एक इंटरमीडिएट एजुकेशन में, एक प्राइमरी में। तो इसी प्रकार से आप देखें तो जैसे-जैसे पद होते हैं उसी हिसाब से उसमें मेहनत होती है, और उस मेहनत के अनुसार उसका पारितोष होता है और सुविधाएँ होती हैं। हायर एजुकेशन में जो लोग होते हैं उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके ओरिएंटेशन कोर्स होते हैं, कई तरह के कोर्स होते हैं जिससे कि उनकी जो योग्यता है, वो योग्यता कंटिन्यूएशन में रहे, बनी रहे, क्योंकि वो पद महत्वपूर्ण है, समाज में निरंतर अपना योगदान वो देते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो बताया डेविस और मूर की जो मेन क्राइटेरिया है उनका यही है। और अगर मैं चाहूँ तो डेविस एंड मूर के शब्दों में मैं आपको बता सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ कि जैसे डेविस और मूर कहते हैं 3 तरह की प्रस्थापना की बात करते हैं, मतलब 3 बातें बताते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो 3 बातें मैंने आपको, जैसे कि प्रत्येक समाज में कुछ जो पोस्ट होती है, पद या स्थान जो होते हैं, वो कार्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि ये अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इन पदों पे से जुड़ी प्रतिष्ठा भी अधिक होती है और पारितोष भी अधिक मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, और फिर जब ये भूमिका जो होते हैं, जो ये पद होते हैं, इनके निर्वाह के लिए सिर्फ गिने-चुने लोग ही उस तरीके की अनिवार्य योग्यता रख पाते हैं। हर व्यक्ति इतना प्रशिक्षित नहीं होता, इतना नहीं पढ़ा होता कि हर व्यक्ति उन पदों को प्राप्त कर सके। इसीलिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आईएएस के एग्जाम में बैठते बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं। फिर अगर बात करी जाए तीसरी, जो डेविस एंड मूर की जो तीसरी प्रस्तावना, वो कहते हैं कि इन पदों के लिए जो ये पोस्ट हैं, इनके लिए एक गहन प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि निरंतर ही वो कार्य महत्वपूर्ण बना रहे, इसलिए उनमें निरंतर ही एक गहन प्रशिक्षण भी होता है, उसकी आवश्यकता भी होती है। और जो लोग इन पदों को अर्जित करते हैं उन्हें इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। अगर आप देखें तो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर्स हों, आप देखिए ये बड़े खर्चीले वो प्रशिक्षण होते हैं। तो इनमें निरंतर प्रशिक्षण इनका बना रहता है, इसीलिए समाज में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला मैंने बताया, बहुत बिल्कुल क्लियर करके माइंड में समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। समाज में कुछ पद, कुछ स्थान ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो हर व्यक्ति जिनके साथ अधिक पारितोष और अधिक प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। दूसरा, इनको गिने-चुने लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, हर व्यक्ति उन पदों को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी प्रस्थापना हो गई। तीसरी हो गई, इनके साथ एक गहन प्रशिक्षण जुड़ा होता है। तो इसलिए डेविस एंड मूर की अगर बात करेंगे तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी, जिसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, उसे समझिए। पहली चीज़,
समाज में कुछ पद, कुछ कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके साथ अधिक पारितोष यानी कि पैसा जो जो उन्हें तनख्वाह मिलती है वो, और उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होती है, पहला। दूसरा, इसके लिए इसमें गिने-चुने लोग ही आ पाते हैं, क्योंकि योग्यता लोगों में हर व्यक्ति में उस प्रकार की योग्यता नहीं होती। तीसरा तथ्य जो बताया, इनके साथ एक गहन और लंबे स्तर का प्रशिक्षण जुड़ा रहता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो डेविएशन मूर के सिद्धांत की हैं। इन्हीं के ही इर्द-गिर्द पूरा डेविएशन मूर का सिद्धांत चलता है। और मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कहा जाए कि जो है डेविएशन मूर के अनुसार मतलब ये कहते हैं कि ये तय करने में भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि कौन-सा स्थान किस समाज में कितना महत्वपूर्ण है। ये भी होता है वही कि कौ कि ये हम अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कार्य की दृष्टि से कौन-सा पद अन्य पदों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहते हैं। संभव है कि जिस पद के लिए मतलब अधिक पारितोष दिया जा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो प्रकारात्मक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण हो। और यही 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 चीज़ इनके सिद्धांत में एक कमज़ोरी बनती है। यानी कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि समाज, ये इनकी आलोचना होती है। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि समाज में कौन-सा पद अधिक महत्वपूर्ण है। ये हर समाज की अपनी अलग-अलग रीति-रिवाज़ हैं, अपने-अपने अलग-अलग महत्व, अपनी-अपनी अलग-अलग आवश्यकताएँ हैं, जिसे प्रीरिक्विज़िट भी कहते हैं। तो इसीलिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस पद पे अधिक पैसा दिया जा रहा हो, वो जिस पे अधिक पारितोष दिया जा रहा हो, वो अधिक महत्वपूर्ण प्रत्येक समाज में हो। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी इनके सिद्धांत की आलोचना होती है कि ये समस्त समाजों के हिसाब से इनका अध्ययन नहीं था, इसलिए इस तरह की आलोचना होती भी। इसके बारे में और भी बात करेंगे। अगर हम देखा जाए तो हम कहते हैं कि जैसे कौन-सा पद महत्वपूर्ण वाली बात, जैसे मैंने एक इंजीनियर का आपको उदाहरण दिया। एक फैक्ट्री में एक इंजीनियर है और उसके साथ मज़दूर हैं, और मज़दूर, क्योंकि मज़दूरों का अपना एक अलग एक एक कार्य होता है, उनका सेट पैटर्न होता है कि इस तरीके से कार्य करना। इंजीनियर जो होता है उसका सेट पैटर्न नहीं होता। उसके दिमाग में वो पैटर्न निर्मित करता है, उसके दिमाग में, क्योंकि वो स्किल्ड है, उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, किस प्रकार से अगर कोई फैक्ट्री उसके उत्पादन को बढ़ाना है, किस प्रकार से श्रम को कम करना है, किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कितना प्रयोग करना है और किस प्रकार से खर्चों को कम करना है, ये इंजीनियर ही सोचेगा। क्योंकि उस पे मैनेजमेंट से कहा जाएगा तो ये इंजीनियर ही सोचेगा, ये श्रमिक नहीं कर सकता। श्रमिक को हो सकता है कि 1-2 श्रमिक जिनको भी अंदाज़ा हो कर दे, लेकिन प्रत्येक चीज़ के लिए इंजीनियर ही ज़िम्मेदार है, उसी को ही अंदाज़ा है कि किस प्रकार से श्रम को अधिक से अधिक कम किया जा सकता है, किस प्रकार से खर्चों को अधिक से अधिक कम किया जा सकता है, किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, या कौन-सी नई चीज़ें उसमें स्थापित की जा सकती हैं, ये इंजीनियर ही सोच सकता है। इसीलिए फैक्ट्री में इंजीनियर का पद महत्वपूर्ण है, ना कि उन श्रमिकों का जो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। मेरे ख्याल से ये चीज़ इस अधिक स्पष्ट हो गई होगी, ये क्लियर हो गई होगी। और जैसे मैंने बताया, अब यही बात आती है कि इनकी आलोचना होती है। अब ये कहा जाता है कि जैसे भारत जैसा समाज है, भारत में जाति और वर्ण की व्यवस्था है। भारत का जो स्तरीकरण है वो जातियों पर आधारित है। इसलिए कहा जाता है, जब जब इन्होंने अध्ययन किया था उसमें भारत में जाति प्रथा जो थी प्रबल थी, देश नया-नया आज़ाद हुआ था, तो धीरे-धीरे चीज़ें बन रही थी, तो वहाँ पर हमारे यहाँ ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण का स्थान उच्च था। आज भी उच्च माना जाता है, तो ब्राह्मण का स्थान उच्च था। तो इसीलिए भारत जैसे देश में फैक्ट्री जैसी व्यवस्था, मज़दूर जैसी व्यवस्था, मैनेजर जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो इनकी जो आलोचना करी, आलोचना में यही कहा कि भाई भारत जैसे समाज के लिए तो आपने कोई बात नहीं कही। भारत जैसे समाज में स्थापित नहीं होता। जो तृतीय विश्व की जिन्हें कहते हैं थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, उन पे ये स्थापित नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि इनका जो ये सिद्धांत है वो कहीं न कहीं एक दायरे में भी बंधा है। वो पूरी तरीके से ये कहा जाए कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे समाज हैं, चाहे आप अफ्रीकन सोसाइटीज़ देख लें, कई एशियन सोसाइटी देख लें, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएँ उस समय भी नहीं थी, और आज भी कई ऐसे समाज हैं जो जो वर्ग से ज़्यादा अपने अपने जो उनके अपने जो क्रियाकलाप हैं, या अपनी जो उनका जो समाज में विभाजन है, उस पे ज़्यादा प्रतीत होते हैं। ये इनकी एक आलोचना है। और दूसरी आलोचना की बात करी जाती है, ये कहा जाता है कि अब जैसे आलोचना की बात चली, आलोचना में अब आप
एक है मेल्विन ट्यूमिन। मेल्विन ट्यूमिन ने इनकी आलोचना करी। वो ये कहते हैं कि चलिए वो उस बात पे आ जाते हैं, ये तो छोड़िए, उन्होंने कहा कि भाई वो ये कहते हैं कि इंजीनियर का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि इंजीनियर का पद कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? अगर श्रमिक का पद वो कहते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि श्रमिक जो है, जो श्रम कर रहा है, वही उत्पादन की प्रक्रिया में लगा है, उत्पादन वही कर रहा है। कि इंजीनियर, एक अकेला इंजीनियर क्या कर लेगा अगर सारे श्रमिक उत्पादन करना बंद कर दें, तो वहां महत्वपूर्ण किसका पद हो जाता है। ये बात मेल्विन ट्यूमन ने इनका क्रिटिसिज्म किया कि भाई अगर श्रमिक श्रम करना बंद कर दें, वो उत्पादन की प्रक्रिया से हट जाएं, और क्या इंजीनियर को उस तरीके की ट्रेनिंग है कि वो काम करेगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक ड्यूअलिज्म यहाँ ये भी है कि दोनों में से कौन सा पद ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सुविधाएं जो है, जो पारितोष ज्यादा, वो इंजीनियर के साथ जुड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, इंजीनियर के साथ क्या है, इंजीनियर इंजीनियर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। लेकिन मेल्विन ट्यूमन ने इनका क्रिटिसिज्म किया कि अगर श्रमिक श्रम करना बंद कर दे, उत्पादन करना बंद कर दे, तो किस प्रकार से इंजीनियर का पद फिर महत्वपूर्ण रह जाएगा, इंजीनियर का पद महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। ये एक क्रिटिसिज्म है मेल्विन ट्यूमन ने जो इनके बारे में किया। और फिर उसके बाद कहा जाए, जैसे कि पदों के निर्धारण में कई बार ऐसा होता है कि सत्ता और शक्ति का भी बहुत योगदान होता है। कुछ जैसे आप परंपरागत समाज में देखिए, परंपरागत समाज में अगर देखा जाए तो बहुत से समाज आज भी गल्फ कंट्रीज में आपको ऐसे मिल जाएंगे, अफ्रीकन कंट्रीज में, कि जो सत्ता है, वो जिसके पास सत्ता है उसका पुत्र ही उस सत्ता को हासिल करेगा। ये परंपरागत समाजों में आप देखते हैं। तो ये मेल्विन ट्यूमन का क्रिटिसिज्म है। तो इस प्रकार से इनका ये भी एक जो इनका जो पक्ष है, वो भी कहीं ना कहीं से कमजोर पड़ता है किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट ई मूर का। इनका टॉपिक जो था, वो इन्होंने जो शो दिए प्रस्तुत किया था, वो सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नाम से इन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और मेल्विन ट्यूमन कहते हैं कि मेल्विन ट्यूमन का कहने का ये है कि ट्यूमन के अनुसार अगर किसी को ऊंचा पारितोष या पैसा मिल रहा है, तो इस आधार पे ये उचित ठहराना नहीं है कि उसके लिए, उन पदों के लिए कोई भारी प्रशिक्षण शामिल हो। कोई जरूरी नहीं कि भारी प्रशिक्षण भी दिया जाए इन पदों के लिए। कहते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि प्रशिक्षण जरूरी नहीं कि व्यक्ति को बहुत ही अधिक त्याग करना पड़ता हो, क्योंकि इससे व्यक्ति में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ज्ञान उसे प्राप्त ही हो। ट्रेनिंग कई बार फिजूल भी जाती है, और यही लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ट्रेनिंग को भी नकार देते हैं, ट्रेनिंग सही तरह से नहीं करते, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वो पता है कि वो जॉब में आ चुके हैं, उनके पास वो पद है, वो ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं करी। ट्रेनिंग सही तरीके से एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, खाना पूर्ति हो जाती है। तो खाना पूर्ति जब करते हैं, तो इसलिए कोई उस प्रशिक्षण का जो जो उस पद पे के बाद जो प्रशिक्षण बने हुए हैं, उनका भी कई बार कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि व्यक्ति को वो जो पद वो प्राप्त कर चुका है, उससे हटाया नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ी बात मेल्विन ट्यूमन ने कही कि इसलिए प्रशिक्षण का भी बहुत बड़ा योगदान उसमें नहीं रह जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति को देखता है कि व्यक्ति वो उस पद पे स्थापित हो चुका है, तो उसे उस पद से कोई हटाएगा नहीं। तो प्रशिक्षण भी वो कायदे से ले ना ले, वो प्रशिक्षण में भी पूरा ध्यान लगाए ना लगाए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर देखा जाए तो जो चीजें मैंने बताई आपको, सारांश में यही कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण सभी समाजों में है। सामाजिक स्थिरीकरण सभी समाजों में है। हर समाज की अपनी एक क्रम परंपरा है, जिसमें सभी व्यक्तियों का अपना अपना स्थान नियत है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्थान नियत है। जैसे टैलकट पार्सन्स, किंग्सले डेविस, विल्बर्ट ई मूर, मतलब इन लोगों ने सामाजिक संरचना के प्रकार्यात्मक सिद्धांतों की बात करी। आप समझिएगा, मैं आपको फिर बताता हूँ प्रकार्यात्मक से तात्पर्य क्या है। मैंने पहले ही बताया, फिर बता दूं, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए माइंड में। प्रकार्यात्मक से तात्पर्य यह है कि जो समाज में अपना सकारात्मक योगदान दे। जैसे आंख है, आंख का प्रकार क्या है? आंख का प्रकार है देखना। अभी आंख कमजोर हो जाए तो इसका प्रकार कम हो गया, और आंख बिल्कुल देखना बंद कर दे तो ये बेकार हो गई। तो इसलिए इसका प्रकार नहीं, उसका दुष्कार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इस चीज को समझिए कि प्राकार्यात्मक सिद्धांत जो होता है, समाज शास्त्र में प्राकार्यात्मक सिद्धांत की नींव हर्बर्ट स्पेंसर ने डाली थी। और प्राकार्यात्मक से तात्पर्य जो समाज में अपना योगदान दे, सकारात्मक योगदान दे, इसे प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं।
और यही जो हम सिद्धांत इस समय पढ़ रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उसका तात्पर्य यही है कि जो समाज में स्तरीकरण है, जो समाज में कुछ पद जो बटे हुए हैं आपस में, जो स्तर है, वो किस प्रकार से समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी को समाजशास्त्र का सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहते हैं। और इसी एक सिद्धांत में आपके किंग्सले डेविस, विल्बर्ट ई मूर ने सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में इस चीज को बताया कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में प्रकार्यात्मक योगदान कैसे देता है। उसके लिए उन्होंने बताया कि समाज में विभिन्न पद होते हैं, विभिन्न जो पद होते हैं, वो कई पद उसमें से महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण पदों के साथ अच्छा पारितोष जुड़ा होता है, यानी कि अच्छा जो उनको तनख्वाह मिलती है वो जुड़ी होती है, उनके साथ अधिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। इसी के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति ये महत्वपूर्ण पद प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए अधिक स्किल की जरूरत होती है, योग्यता की जरूरत होती है। योग्यता प्राप्त करने के लिए अधिक पढ़ना पड़ेगा, या जो भी और तरीके वो करने पड़ेंगे। अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनना पड़ेगा, आपको विजडम बढ़ाना पड़ेगा। तभी आप जाकर उन बड़े पदों के बराबर आप योग्यता ला पाएंगे। जब योग्यता ला पाएंगे तो उनके साथ फिर प्रशिक्षण जुड़ा होता है, जो निरंतर आपको बनाए रखता है, जो वो प्रशिक्षण आपको निरंतर ही उस कार्य को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर आपको ट्रेंड करता रहता है। यही इनकी 3 प्रस्थापना है, इनको ध्यान रखना है। किंग्सले डेविस का जो सिद्धांत है, उन्होंने यही बातें करी हैं कि इनका जो सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, वो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और जो क्रिटिसिज्म है मेल्विन ट्यूमिन का, वो भी मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि हर समाज में जो अमेरिका के समाज में, या जो वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप की कंट्री में जो पद महत्वपूर्ण है, वो सब जगह महत्वपूर्ण है। ये भारत में आकर चीजें उस समय जब उन्होंने जब 1945 के करीब इनका ये सिद्धांत है, व्यर्थ हो जाती हैं। तो इसलिए हर समाज में भी ये चीज रहे ना रहे, व्यक्ति प्रशिक्षण भी, क्योंकि एक बार पद पे स्थापित हो जाने के बाद उसे पता होता है कि वो पद से हटता नहीं। इसलिए ये भी आवश्यकता नहीं है कि वो जो उसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस प्रशिक्षण से सही तरीके से ट्रेंड हो ना हो। ये इस सिद्धांत की अपनी अगर आप देखेंगे तो प्रतिस्थापना है। और इसको मुझे लगता है कि इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। और अब इसके बाद जो मैं दूसरी अब जो हम शुरू करते हैं, वो हम लोग शुरू करेंगे यूनिट 6। तो मुझे उम्मीद है कि जो अब यूनिट 5 हम लोगों ने डिस्कस करी, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत, जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट ई मूर ने दिया था, वो आपको, मुझे लग रहा है कि वो क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या बात आती है। अब हम जो सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाएगी, भारत में स्तरीकरण का क्या आधार है। इस प्रकार के आधुनिक, अगर देखा जाए तो इस प्रकार के आधुनिक स्तरीकरण जो मेल्विन टीम, वो जो आपके किंग्सले डेविस, विल्बर्ट ई मूर जो बात कर रहे हैं, वो अमेरिकन समाज के साथ बात कर रहे हैं। भारतीय समाज में उस समय क्या महत्वपूर्ण था, आज भी जो महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों की हम बात करते हैं। उसमें जब हम बात करेंगे तो भारत में सामाजिक स्तरीकरण जो था, वो भारत में सामाजिक स्तरीकरण काफी हद तक, जैसा कि मेल्विन ट्यूमन ने क्रिटिसिज्म किया था, भारत जैसे देशों में जाति व्यवस्था प्रबल होती है। भारत में जाति व्यवस्था प्रबल है। भारत में स्तरीकरण का आधार जाति व्यवस्था थी। भारत में जाति जो बटी हैं, अध्ययन में ये पता लगा करीब 3,500 से अधिक जातियां अगर आप देखें तो पूरे भारत में पाई जाती हैं। और मिनिमम जो स्टडी करी गई है, कि प्रत्येक गांव में मिनिमम 27 से 28 या 27 से 30 कह लें, इतनी जातियां पाई ही जाती हैं भारत के अधिकतर गांव में। क्योंकि ये जो जातियां हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। किस प्रकार से जुड़ी होती है, अपने अपने व्यवसाय के द्वारा। जैसे एक धोबी है, उसका कार्य क्या है आप जानते हैं। एक लोहार है, उसका कार्य क्या आप जानते हैं। पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति का क्या कार्य है आप जानते हैं। उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए किसका कार्य है आप जानते हैं। जो उस क्षेत्र की सफाई करने के लिए किसका क्या कार्य है आप जानते हैं। तो इसलिए भारत में प्रत्येक गांव में जो कहा जाए, जो अध्ययन से पता लगा है कि 27 से 30 जातियां पाई जाती हैं, क्योंकि जाति जो होती है वो अपने व्यवसाय से पहचानी जाती है। अब मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही, इसको समझिए।
जाति जो होती है, प्रत्येक जाति का अपना कोई ना कोई एक व्यवसाय होता है। ये जाति व्यवस्था की बहुत बड़ी पहचान है और भारत में जाति व्यवस्था ही महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। क्योंकि पूरा भारत का जो समाज है, भारत में जो स्तरीकरण है, वो जाति पर ही आधारित है और इस जाति का अध्ययन करने के लिए भारत में कितने ही बाहर के समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, हिस्टोरियन एक से एक लोग आए। जैसे मैक्स मूलर का नाम बहुत लिया जाता है, मेंडल, मैं ऐसे बहुत से आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री और समाज शास्त्री के नाम बता सकता हूँ, जिन्होंने बाहर से आकर भारत में अध्ययन किया, भारत में जातियों का, भारत में जनजातियों का अध्ययन किया। क्योंकि भारत में जनजातियों की संख्या और जातियों की संख्या बहुत अधिक है। भारतीय समाज एक 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 समान समाज, जिसे सामान्य समाज क्या उसे जातिगत समाज कह सकते हैं, क्योंकि जातियों की जैसे बताया 3,500 के करीब जातियां भारत में पाई जाती हैं, उसी प्रकार जनजाति। अब इकाई 6 जो है, जो यूनिट 6 है, जिसमें हमें अध्ययन करना है, उसमें हमें ये समझने का प्रयास करना है कि जिन सिद्धांतकारों ने, जिन समाजशास्त्रियों ने या मानव शास्त्रियों ने जातियों का अध्ययन किया, उन्होंने जातियों को किस प्रकार से वर्णित करने का प्रयास किया। देखिए, यहां मेरी बात समझिएगा, क्योंकि हम प्रकार्यात्मक सिद्धांत, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करें, अभी भी यहां प्रकार्यात्मक है कि जो जाति व्यवस्था बनी थी वो समाज के लिए प्रकार्यात्मक थी। दुष्प्रकार तो बाद में हुई, पहले वो प्रकार्यात्मक थी। तो इसमें हम ये अध्ययन करेंगे, जो समाज शास्त्री या मानव शास्त्री, उन्होंने जातियों को विशेषता बोधक यानी विशेषता के आधार पर समझाया। और दूसरा हम जो एक अलग प्रयास करेंगे, वो करेंगे अन्योन क्रियात्मक, यानी कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जो है वो किस प्रकार से, कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। प्रकार के लिए मैं इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, 3 शब्द में इस्तेमाल करूं, उसको समझिएगा। इंटर रिलेटेड आपस में संबंधित, इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़े हुए, और इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे निर्भरित हैं। जैसे आप अपने आसपास के समाज को देख सकते हैं, जो आपका आसपास का समाज है, आप कितने लोगों पे निर्भरित हैं समाज में। आपको अगर कुछ ग्रोसरी का सामान लेने जाना है, आप घर के पास आप देखिए शॉप है, परचून की दुकान है, अब तो मॉल भी होने लगे, और अब तो कई तरह के, जैसे आप देखे बड़े बड़े, जैसे रिलायंस का है, कई 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 मार्ट आप देखेंगे अब वो खुल गए। सफाई के लिए नगर निगम है, प्राइवेट भी नगर निगम लगा हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं, अब आपको जैसे जाना है, आपके पास अब जाना है, जो वाहन में ईंधन बढ़ाना है, ईंधन भराने के लिए आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं। अगर आप अपने वाहन से नहीं जा रहे, अगर आप कोई सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें, तो ऑटो चाहिए, ई रिक्शा चाहिए। अब आपको अपना पैसा, भाई पैसा सारा बैंक आप घर में तो नहीं रख सकते, पैसे रखने के लिए आपको एक कोई ना कोई स्थान चाहिए, उसके लिए आपको क्या मिलता है, बैंक की सुविधा मिलती है। कहीं ज्यादा दूर जाना है तो ट्रेन है, प्लेन। तो हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से संबंधित हैं। ये प्रकार्यात्मक समाज का ये प्रकार्यात्मक सिद्धांत होता है। हर व्यक्ति समाज में, हर व्यक्ति किसी ना किसी से संबंधित, किसी ना किसी अंतर संबंधित है, क्योंकि उसे ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो ये अन आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, यही समाज शास्त्र का प्रकार्यात्मक सिद्धांत होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम जो यूनिट 6 की बात करेंगे, किस प्रकार से जाति जो थी, जाति आपस में इंटरकनेक्टेड है, उनका जो रूप रहा है, शुरू के रूप की बात करेंगे, जो भारत के आजाद होने से पहले जो उनका रूप रहा है, और वैदिक काल से, पोस्ट वैदिक काल से जब जातियों का अस्तित्व करीब कहा जा सकता है, 2,500 साल, 3,000 साल ऐसी कह सकते हैं, जब जातियां एक बनी। भारत में सबसे पहले वर्ण था, वर्ण 4 प्रकार के थे, आपको पता है। वर्ण को हिंदी में अगर अगर इसको सुपरिभाषित किया जाए तो उसे रंग कहते हैं। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों आप अगर देखेंगे तो ये चारों अपने कार्य के अनुसार विभाजित थे। इन चारों के अपने कार्य थे कि ब्राह्मण का कार्य क्या है, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का कार्य क्या है, सेवा, समाज की रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या है, बिजनेस, जो इकोनॉमी से रिलेटेड काम है वो कार्य करना। और शूद्र का जो काम है वो सेवा प्रदान करना। ये जन्म पे आधारित नहीं था, ये वर्ण व्यवस्था पहले जन्म पे आधारित थी, ये कर्म पर आधारित थी।
इसीलिए ये कर्मों के आधार था। जैसे कोई व्यक्ति है शरीर शास्त्र को ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्षत्रिय समूह में शामिल हो गया। कोई ये पठन पाठन में ज्यादा है तो वो ब्राह्मण में शामिल हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें घर को लोगों को पता है कि हाँ ये घर के कार्य करता है, तो वो शूद्र में शामिल हो गया। किसी कोई मनी माइंडेड होता है तो आप वैश्य में शामिल। तो ये पहले जन्म से जन्म पर आधारित नहीं थे, ये पहले व्यक्ति के खुद के कार्य पे। जैसे जो व्यक्ति अच्छे शरीर शास्त्र में काम करता है वो फौज में जाता है जिसका शरीर अच्छा है। जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज वो सिविल सर्विस और चीजों में जाता है। जो सर्विस कर सकता है जो अच्छे वो सर्विस सेक्टर में जाता है। तो ये इस तरीके का निर्धारण था, जन्म पे आधारित नहीं था। लेकिन ये पोस्ट वैदिक एरा में, उत्तर वैदिक काल में ये जन्म पर आधारित हो गया। अब हम इसमें ये बात करेंगे जैसे कि विशेषात में हमने बताया इकाई 6 में हमें बात करनी है कि जाति की विशेषताओं के बारे में कौन बता रहा है और कौन उनको अन्योन क्रियात्मक यानी कि एक दूसरे पर निर्भरित है उनकी बात कर रहा है। जाति की अगर विशेषता परक अगर सिद्धांतों की बात करेंगे तो उसमें एक आते हैं एम.एन. श्रीनिवास आते हैं, आप देखेंगे जी.एस. घुरे होते हैं और जी.एच. हटन होते हैं। इन तीनों को हम डिस्कस करें। फिर जाति की अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत की बात करें तो एफ.जी. बेले है, ए.सी. मेयर है, मैकिन मैरियट हैं और ड्यूमो है। इन लोगों को हम थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन जाति जो मुख्य रूप से है वो मैंने आपको बता दी है। और इस इकाई को जब आप मतलब जब आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ जाएँगे कि जाति के अध्ययन में विशेषात्मक सिद्धांत कौन-कौन से हैं, जाति के अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत कौन-कौन से हैं और विशेषात्मक और अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांतों की सीमाएँ क्या हैं। और जाति क्या है? जाति जैसे मैं आपको बता चुका हूँ एक श्रेणी क्रम है। ये भारत में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में ही पाई जाती है। विश्व में स्तरीकरण के और आधार हो सकते हैं लेकिन जाति नहीं पाई जाती है। जाति जैसी व्यवस्था भारत की ही अपनी एक विशेषता है, भारत में ही पाई जाती है, जो समाज को बांधे रखने में बड़ी महत्वपूर्ण थी। इसको समझिए, जाति व्यवस्था से समाज बंधा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। जाति के अगर विशेषता बोधक सिद्धांतों की बात करी जाए तो हम सबसे पहले बात करते हैं जी.एस. घुरिये की। जी.एस. घुरिये एक बड़े ही बड़े भारत के समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में इनका बड़ा ही योगदान है। इन्होंने 1930 में जाति की व्याख्या की। सोचिए कब का अध्ययन है, 1930 जब देश आजाद नहीं हुआ था तब की बात। उन्होंने जब 1930 में भारत की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और इन्होंने इसकी जाति की विशेषताएं बताई, क्योंकि हम विशेषता बोधक सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जाति की जो व्यवस्था बताई, उन्होंने बताया सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सखंड यानी कि सखंड विभाजन इसको कह सकते हैं समाज में। जाति समूह, क्योंकि जाति जो था वो समाज में प्रत्येक जाति अपने में पूर्ण है, इसीलिए सेगमेंटल डिवीजन है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। समाज में हर जो खंड है, जैसे ब्लॉक होते हैं 1 2 3 4 5, तो जो जाति अपने में है वो जाति अपने पूर्ण है। क्योंकि क्यों पूर्ण है आप इसको समझने की प्रयास करिए। पहला जो इनका सखंड विभाजन, वो अपने पूर्ण क्यों है? क्योंकि उसके अपने खुद की एक भाषा है। भाषा हो सकता है कॉमन हो, कोई जरूरी नहीं कि अलग हो। खान पान का लेकिन उसका तरीका अलग है, अपना खान पान का तरीका अलग है। उसके विवाह से संबंधित नियम अपने अलग है। वो अभी एक्सप्लेन करूंगा आगे। खान पान हो गया, विवाह हो गया, उसके अपने उसका एक अपना एक पारंपरिक पेशा होता है, वो अपने पारंपरिक जो व्यवसाय होती है उससे जुड़ा होता है। विवाह और वो अपने में ही विवाह करते हैं। तो जाति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको जो विशेषताएं इन्होंने बताई जी.एस. घुरिये को, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहला सखंड विभाजन, यानी कि जो ब्लॉक बने हुए हैं, जो खंड में जो वो है वो अपने में एक पूर्ण है। जाति समूह की सदस्यता, एक चीज याद रखिए, जाति जन्म से निर्धारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया वो जीवन पर्यंत उसी में रहता है, जाति बदल नहीं सकती। आप जिस जाति में जन्म लेते हैं उसी में ही रहेंगे। और संगठन विभाजन की बात जैसे घुरिये कहते हैं, वो कहते हैं जाति समूह की सदस्यता जन्म से अर्जित होती है और इसी के साथ अन्य जातियों से हर प्रत्येक व्यक्ति को पता है, व्यक्ति जिस जाति के स्तर पर उसे प्रत्येक व्यक्ति को पता है कौन सी जाति मुझसे ऊपर है, कौन सी मुझसे नीचे। इस समाज में इस तरह की चला है। फिर बताते हैं क्रम, दूसरा बताते हैं क्रम परंपरा। एक कैटेगरी, एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। इसके अनुसार समाज श्रेणी क्रम या श्रेष्ठ या हीनता के संबंधों में बंधा होता है। यानी कि समाज में
जाति जो जाति में जो क्रम है, पता है उसे उच्च जाति है, कौन सी निम्न जाति, कौन सी अस्पृश्य, कौन इनमें किस प्रकार से एक दूसरे के साथ कौन सी जाति हीनता या श्रेष्ठता पर आधारित, क्योंकि ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्राह्मण टॉप पे रहते हैं इसलिए श्रेष्ठ माने जाते हैं, ये होता है। फिर इसी के बाद से जाति की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वर्जनाएं होती हैं। ये वर्जनाएं हर जाति पर थोपी जाती थी कि भाई आपकी क्या है कि आपकी अपनी एक पोशाक है, आप वही पहनेंगे, आप अपने ही हिसाब से अब जो नियम बने हैं आप अपनी ही जाति के अनुसार जैसे कि आप भाई कि जैसे आप मतलब वेशभूषा है, आपकी बोलचाल का तरीका है, जो हम देखते हैं शब्द कई बहुत क्लियर हमें भाषाएं नहीं मिलती, वो जाति को इस तरीके से कहा जाता था कि आप क्लियर स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्लैंग बन जाते हैं, इसीलिए स्लैंग होता है। ये इन लोगों का जो अपना भाषा का जो प्रयोग करते थे, शुद्ध भाषा बोलना भी इन्हें बिल्कुल भी इनके लिए ये नहीं बोल सकते थे, प्रतिबंधित था। इनके अपने रीति रिवाज होते थे, अपने कर्मकांड होते थे, खान पान के अपने नियम होते थे कि वो किससे भोजन ले सकते हैं, किससे नहीं। जैसे भोजन दो प्रकार का होता है, एक पक्का होता है, एक कच्चा होता है। कच्चा भोजन मतलब जो पानी से बना है, जैसे चावल है पानी से उबाल के दे दिए जाते हैं। पक्का भोजन वो जो तेल में तैयार होता है। तो ये जाति क्रम में भी ऊपर से नीचे तक ये निर्धारित है कि कौन व्यक्ति किस किस जाति से पक्का भोजन लेगा या किस जाति से कच्चा भोजन लेगा, इससे भी जाति क्रम निर्धारित होता था। इसी के साथ ये होता है पोल्यूशन, कास्ट से जाति से रिलेटेड एक पोल्यूशन की भी एक प्रस्थापना है कि हर कार्य, जैसे हर जाति हर कार्य नहीं करती थी। जो व्यक्ति जैसे जानवरों से जैसे कूड़ा ढोने का काम हो गया, अब ये तो बैन है हमारे यहाँ, कोई कूड़ा नहीं सिर पे ढो सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, संविधान ने काफी परिवर्तन किया, लेकिन हमें संविधान से पूर्व जो चीजें हैं, जो समाज में एज इट इज जो दिख रही है, हमें उनका अध्ययन करना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात अभी यहाँ नहीं आ रही, कॉन्स्टिट्यूशन अगले ब्लॉक्स में आएंगे। तो अभी हमारी बात चल रही जो एक विशुद्ध रूप जो भारत में जाति पाया जाता था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जाति को ये पता था भाई हमारा किस जाति, कौन सी जाति अपृश्य है, कौन सी अपृश्य है, कौन सी किसे हम छू सकते हैं, किसको हम नहीं छू सकते, किसके साथ हमें कितनी दूरी बना के चलनी है, ये सब जाति बंधन में पता हो। आज भी मैं कहता हूँ कि आप लोग मैं खुद ही अपने विवेक से इस्तेमाल करिए, तो आप भी समझ जाएंगे कि कहाँ पर जाति का आप किस जाति से कितना आप क्लोज जा सकते हैं, कितना दूर रहते हैं। ये हमारे दिमाग में क्योंकि बसा हुआ है, ये निकलना आसान नहीं है। तो इसी प्रकार से जाति में पोल्यूशन की भी, यानी कि दूषित की भी एक संकल्पना आती है। जैसे कि भाई आप देखते ही हैं, जैसे कोई सफाई कर रहा तो आप लोग जबरदस्ती दूरी बनाए रहते हैं। ये समाज में व्याप्तता बना हुआ है आज भी। इसी के साथ होता है कि ये लोग अपने में ही विवाह करते हैं, विवाह के लिए ये लोग बाहर नहीं जाते। यानी कि प्रत्येक जाति को सबसे ज्यादा मजबूत बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो है जाति में ही विवाह। व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है, इसीलिए जाति फैलती जाती है, जाति महत्वपूर्ण बनी, जाति बनी रहती है। आप अपनी जाति से अलग विवाह करिए, देखिए अभी आप जो है आलोचनाओं के भागीदारी बन जाएंगे। होते हैं विवाह, खूब हो रहे हैं आजकल, इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन पहले जो है लेकिन फिर भी आज भी उनको काफी वर्जना माना जाता है। इसलिए व्यक्ति यही सोचता है कि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करे। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसीलिए जाति व्यवस्था आज तक बनी, क्योंकि व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है। इसके बात करें तो G.H. हटन की बात करते हैं। G.H. हटन साहब ने जो बात करी कि जो है जाति की जो विशेषताएं होती हैं, उसमें हम बताते हैं। इनकी किताब का नाम था कास्ट इन इंडिया। किताब पढ़िएगा, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनकी किताब है G.H. हटन की किताब का नाम कास्ट इन इंडिया। इन्होंने जाति क्रम को जो स्थापित किया, जाति क्रम को स्थापित करने में इन्होंने भोजन को बहुत महत्वपूर्ण बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भोजन की बात, जो एक कच्चा भोजन है, एक पक्का भोजन है। कच्चा खाना, पक्का खाना दावतों में जैसे मिलता है भाई, जो है ये पक्का खाना है। उसी तरह से और अगर सिंप्लीफाइड कर दिया जाए, जैसे चावल जो होता है वो कच्चे खाने में आता है, क्योंकि वो पानी से उबलता है। तेल से बना, जैसे पूरी हो गई, सब्जी हो गई, तेल से बना खाना पक्का खाना कहलाता है। तो ये जो G.H. हटन का जो अध्ययन था वो इस पे आधारित था। वो जो इसकी विशेषताएं बताते जाति की, वो बताते हैं कि भोजन कौन बना रहा है, और किस तरह के बर्तन बनना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई कच्चा भोजन जो बनना है या पक्का भोजन जो बनना है, वो किस तरीके के बर्तन में बन रहा है। क्या भोजन कच्चा
मतलब कि मतलब कच्ची रसोई का है या पक्की रसोई का, जो इनके ज़्यादा शब्द इस्तेमाल किए थे इनको समझिएगा कि खाना कच्ची रसोई का है या पक्की रसोई। कच्ची रसोई से मतलब जैसे बताया पानी से बना भोजन कच्चा भोजन कहलाता है, और तेल घी से बना भोजन पक्का भोजन कहलाता है। तो भोजन के मामले में भी एक क्रम परंपरा बनी हुई है, जिसमें शाकाहार को मांसाहार से ऊंचा, मतलब मांसाहारी जो है उन्हें उच्च स्थान नहीं मिला है, शाकाहारियों को उच्च स्थान मिला है। ये तो उन्होंने जो बात करी जे छटन ने, वो भारत में जाति व्यवस्था को भोजन पर आधारित होकर करी कि भारत में जो खाना है, कौन व्यक्ति कच्चा खाना किससे ले सकता है, पक्का खाना किससे ले सकता है, उस पर आधारित होकर जाति व्यवस्था का इन्होंने क्रम विन्यास बनाया। जैसे ब्राह्मण पक्का खाना तो ले सकता है लेकिन कच्चा खाना नहीं लेता। इसी प्रकार से निर्धारित होता है कि ब्राह्मण जो है वो पक्का खाना किससे ले सकता है और किससे नहीं ले सकता है, और कौन सी निम्न जाति किससे पक्का खाना ले सकती है, किससे कच्चा खाना ले सकती है। तो खाने के क्रम विन्यास होता है। इसकी बात सबसे महत्वपूर्ण हमारे आ जाते हैं अगर देखा जाए तो एम एन श्रीनिवास को आप नाम जरूर सुना होगा, और इनका बहुत ही एम एन श्रीनिवास बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका समाज शास्त्र में रहा है, एंथ्रोपोलॉजी में रहा है, मानव विज्ञान मानव शास्त्र में रहा है। इनके बिना समाज शास्त्र में जाति का अध्ययन आप समझ ही नहीं सकते जाति की। इन्होंने जाति की कई विशेषताओं को बताया, जिसमें एक डोमिनेंट कास्ट थी, संस्कृतिकरण था। चलिए मैं धीरे धीरे आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे अगर देखा जाए तो 1950 में इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया, पढ़ने की कोशिश करी भाई वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था मैंने बताया, वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये चारों जन्म पे आधारित नहीं, कर्म पर आधारित है वैदिक पीरियड में, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक पीरियड में ये अपने जन्म पर आधारित होने लगी। इन्हीं से विभिन्न जातियां बन गई। जैसे जैसे लोगों अलग अलग समाज बनते रहे, लोगों ने जैसे एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया तो विभिन्न जातियां बनती गई। इन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी, इन्होंने जाति में गतिशीलता के पहलू को पहचाना। इन्होंने कहा हर जगह ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, हर जगह क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं है। ये इनका सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाए। इसीलिए कहता हूं कि समाज शास्त्र में जाति संबंधित अगर अध्ययन किसी का महत्व माना जाता है तो एम एन श्रीनिवास का माना जाता है। इन्होंने एक शब्द दिया, डोमिनेंट कास्ट, प्रभु जाति, यानी कि जिसका उस क्षेत्र विशेष में प्रभुत्व है। ये आप भी अपने आसपास अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रबुद्ध जाति से तात्पर्य यह है कि वह जाति जिसके पास उस क्षेत्र में अधिक संख्या बल है, यानी कि उस जाति की संख्या अधिक है, उसके जो उस जाति के जो लोग हैं उसकी संख्या अधिक है, उनके पास अधिक जमीन है, यानी कि जमीन पे भू स्वामित्व उनके पास अधिक है, और उनके पास किसी ना किसी तरीके से समाज को नियंत्रित करने का एक राजनीतिक सत्ताधिकार है। राजनीतिक सत्ताधिकार का मतलब ये नहीं कि समाज की प्रशासनिक तंत्र से मिला, स्वयं भी होता है। तो इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार प्रबल जाति की संख्या से ही नहीं बल्कि वो अपने आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाती है। प्रभु जाति की संकल्पना से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी जाति है, जाति का नाम मैं कह लूं, कोई भी जाति हो, चाहे वो जाति वर्ण व्यवस्था में नीचे भी आ रही है, वर्ण व्यवस्था में नीचे भी आ रही है, चाहे वो ब्राह्मण या चाहे वो नीचे भी आ रही है, तब भी वो वहां पर अगर उसका संख्या बल ज्यादा है, जमीन उसके पास वहां ज्यादा है, तो उस और डिसीजन लेने की पावर है, तो वो वहां प्रभु जाति हो सकती है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो। अब जाति के अन्योन्य क्रियात्मक नजरिए की बात करिए, अन्योन्य क्रियात्मक से मैंने बताया कि कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक चीज और बता दूं, संस्कृतिकरण की बात भी करी थी एम एन श्रीनिवास ने। संस्कृतिकरण से तात्पर्य अगर कहा जाए तो संस्कृतिकरण से तात्पर्य कि किस प्रकार से जो जातियां उच्च जाति, निम्न जाति और अस्पृश्य, तीन प्रकार के हो गए। उच्च जाति जिसका स्थान उच्च, मैं उच्चतम नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, मैं उच्च जाति कह रहा हूं, मैं उच्चतम नहीं कह रहा हूं। उच्च जाति निम्न जाति, मैं निम्नतम भी नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, मैं उच्च जाति और निम्न जाति की बात कर रहा हूं, जिसमें कई जातियां आ जाएंगी। और फिर तीसरा होता है अस्पृश्य। अस्पृश्य ये कि जिनके साथ जिन्हें छूना मना है, मना था, ये कह सकते हैं, जो अब संविधान से पहले जो इन्होंने अध्ययन किया। तो उसमें इन्होंने कहा कि एक संस्कृतिकरण का सिद्धांत दिया। संस्कृतिकरण से तात्पर्य ये, जब कोई निम्न जाति, यानी कि निम्नतम नहीं कह रहा हूं, फिर ध्यान दीजिए, कोई निम्न जाति या कोई समूह जब उच्च जाति, उस क्षेत्र विशेष की जो कोई उच्च जाति है, उसके खान पान, उसके बोलचाल,
उसके क्रियाकलापों, कर्मकांड, रीति रिवाज, खान पान के तरीकों को और कर्मकांडों को जब वो अपनाने लगता है, जो सीखने लगता है, इसे सोशलाइजेशन भी कहते हैं एक प्रकार का। जब उनका समाजीकरण करने लगता है, उसी तरीके से व्यवहार करने लगता है, तो ये बताते हैं कि कुछ समय बाद, 2 या 3 पीढ़ी बाद उनका उन उनका एक्सेप्टेंस, समाज में उनकी स्वीकारता भी उसी प्रकार से हो जाती है और आने वाले समय में वो उच्च जाति में अपने को ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं। कई जगह ये सफल भी हुआ, कई जगह असफल भी हुआ, जिसके बारे में एम एन श्रीनिवास ने अध्ययन करके बताया भी है, एम एन श्रीनिवास ने। तो इसलिए ये संस्कृतिकरण इन्होंने कहा जाता है पोजिशनल बात करी, इन्होंने पोजिशनल मोबिलिटी की बात करी है इन्होंने। जैसे प्रभुत्व जाति मैंने आपको बताया, इसी प्रकार से संस्कृतिकरण की परिभाषा बताई मैंने, संस्कृतिकरण क्या है। तो इन्होंने जाति के गतिशील, आप कह सकते हैं डायनामिक एस्पेक्ट को टच किया है। ये नहीं कि उसके केवल विशेषताएं बता दी, ये ऐसा है वैसा ऐसा। इन्होंने जाति में किस प्रकार से, जैसे रामपुरा का अध्ययन किया था, आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो इन्होंने जाति की गतिशीलता की बात करी, इन्होंने जाति में जो पोजिशनल, यानी कि जाति में क्षेत्र विशेष में जाति, निम्न जाति भी किस प्रकार उच्च हो जाती है, किस प्रकार अपना स्थान, पोजीशन चेंज कर लेती है, इसको इन्होंने बताने का प्रयास किया। पोजीशनल चेंज, बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता भी है, ये 1 मार्कर भी होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि सबसे बड़ी की एम एन श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में पोजीशनल चेंज, स्थैतिक गतिशीलता की बात करी है। एम एन श्रीनिवास का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे पढ़ना जरूर है। अब इसके बाद जाति के अन्योन क्रियात्मक नजरिया की बात करी जाए तो मैं एफ जी वेले की बात करता हूँ। एफ जी वेले के अनुसार जाति की गतिकी और पहचान को अलग अलग परंपरा के सिद्धांत के साथ जोड़कर रखते हैं। इनका कहने का मतलब कि जातियां अनुष्ठानिक, यानी कि जो रिचुअल्स हैं अनुष्ठानिक, और सांसारिक, जो सामाजिक क्रम परंपरा में अपनी अपनी जगह ली होती हैं, जिसकी जो अपने परस्पर व्यवहार के नियमों में होती। यानी कि एक जाति दूसरी जाति से जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया था, लोहार का काम क्या है? लोहे के समान खेती के लिए वो करना। इसी तरीके से लकड़हारे का काम, जो वो काम करते हैं, उनका क्या काम है? उनका काम ये है कि जो हल बनना है, हल में लोहा, जो लोहार ने तैयार किया, वो हल में कहाँ लगेगा? ये तैयार किसके लिए किया? ये तैयार किया गया कृषक के लिए। कृषक कौन हो सकता है? कृषक उच्च जाति का भी हो सकता है और निम्न जाति का भी हो सकता है, अगर वो प्रभु जाति है उस जगह की। ठीक इसी प्रकार से नाई होता है। नाई क्योंकि एक ऐसा काम है नाई का, वो हर जगह होता है, तो इसलिए नाई की पहुंच परिवारों में दूर तक होती है। नाई को बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो इसी तरीके से जुलाहा होता है, भाई कपड़े भी तैयार हो। तो ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यही एफ जी वैली का कहने का मतलब था कि वैली ने बताया कि आपस में एक दूसरे कनेक्टेड भी होते हैं। और एक उन्होंने बिसिपाड़ा का अध्ययन किया था। बिसिपाड़ा में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से निरंतर एक दूसरे से जुड़ के कोई जाति किस तरीके से उच्च हो जाती है, ये भी इन्होंने डिस्कस किया था। जैसे एम एन श्रीनिवास ने पोजिशनल चेंज की बात करी, तो मैं पोजिशनल चेंज की बात में इन्होंने एफ जी वैली ने बताया था। उन्होंने उड़ीसा के बिसिपाड़ा एक गांव था, उसका अध्ययन किया। उन्होंने ये बताया कि जो वहां पर जब भारत आजाद हुआ, वहां आजाद होने के बाद जो क्षत्रिय थे, वो क्या हुआ, क्षत्रिय जो थे वो भाई क्षत्रिय अपने में जमीन थी, पूरा उनका कब्जा था बिसिपाड़ा गांव में। एक जो उन्होंने उदाहरण दिया उसको मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, और समझिएगा। जो बिसिपाड़ा गांव था, वहां पर क्षत्रिय थे, क्षत्रियों के पास पूरा उस गांव का कंट्रोल था, सारी जमीन थी उनकी अपने एक छत्रराज चलता। लेकिन वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो एक बोआर्ड, दूसरी जो एक जाति थी, उसने डिस्टिलरी का काम किया। डिस्टिलरी का तात्पर्य यानी कि उन्होंने एक जो भाई भारत में शराब जो है लोकल शब्द बोलना लोकल भी होती है, तो उन्होंने डिस्टिलरी काम किया। तो जितने भी क्षत्रिय थे उसे पीते थे। पी के क्षत्रिय क्या हुआ, भाई आदत खराब हो गई, नशा गलत हो गया। नशा जब हो गया तो नशे में उन्होंने अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया, जो बुआर्ड थे, जो दूसरी जाति थी, जो उस काम को करती थी, क्योंकि वो जमीन बेचते थे, पैसा उनके पास आता, तो उन्होंने उनकी जमीन खरीदना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, ये पूरा एक अब जैसे अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि पूरी व्यवस्था बदल गई।
क्षत्रियों के पास सारी जमीन चली गई, क्षत्रियों का वहां पर आधिपत्य नहीं रहा। बुआड़ जो थे उनके पास उन्होंने सारी जमीन खरीद ली, अनुष्ठानिक रूप से उन्होंने अपने को ऊपर उठा लिया, मांसाहार बंद कर दिया, शाकाहारी हो गए। तो उस क्षेत्र विशेष में बिसीपाड़ा गांव में वो उच्च स्थान उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये एफजी वैली का अध्ययन है। इसी प्रकार से ये जो जो आपके जिनके बारे में एसी मेयर के बारे में जिन्होंने बताया, उन्होंने मध्य प्रदेश के रामखेड़ी नामक गांव का अध्ययन किया था। वहां भी उन्होंने वर्ण कम मतलब जो वर्ण की जो क्रम परंपरा के प्रभावों को समझने के लिए मैंने भी वो आपसी व्यवहार मेन है कि आपसी व्यवहार कैसा होता है कि भोजन पानी और मतलब किसके साथ एक जाति दूसरी जाति के साथ किसके साथ भोजन शेयर कर सकती है, किसके साथ पानी शेयर कर सकती है, किसके साथ पानी शेयर नहीं करेगी, या किसके साथ वो धूम्रपान जैसे हुक्का कहा जाता है, हुक्का का कल्चर होता है भाई, किसके साथ हुक्का वो शेयर कर सकते हैं। उच्च जाति हर एक हुक्का नहीं देती, लेकिन उसे ये पता है कि कौन कौन इस हुक्के को इस प्रयोग कर सकता है। और भोजन के अब जब जब जैसे कहीं कार्यक्रम हुआ, भोजन जब परोसा जाता है तो कौन किसके पास बैठेगा, किस तरीके से बैठेगा, कौन नहीं बैठ सकता, या कौन कौन भोजन परोस रहा है, या जो भोजन परोसा जा रहा है वो पात्र कैसा, यानी कि उसको किस में परोसा जाए। जो उच्च जाति है मानी बात है उसे ज्यादा अच्छे और व्यवस्थित पात्र में भोजन मिलेगा, जो निम्न जाति है उसे उस अच्छे पात्र में नहीं। तो इससे ये अन्योन क्रियात्मक था, तो इससे पता लग जाता। भोजन बहुत बड़ी व्यवस्था थी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। भोजन से पता लग जाता था कि आज भी जैसे आप जाएंगे कहीं कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर स्पष्ट रूप से ये आपको पता रहेगा कि उच्च जाति निम्न जाति से किससे भोजन ग्रहण नहीं करती है और किससे भोजन ग्रहण करती है, ये बड़ा स्पष्ट है। इसी प्रकार से मैकिन मेरिट की बात की जाए तो मैकिन मेरिट ने 1952 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला था, उसमें किशनगढ़ी और रामनागला दो गांव थे, उनका अध्ययन किया। मैकिन मेरिट ने 1952 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में किशनगढ़ी और रामनागला नामक दो गांव का अध्ययन किया था। और मतलब उन्होंने भी इसी में ये बताया कि जो मेन है, इन्होंने एक नई चीज ऐड कर दी। इन्होंने कहा कि भोजन तो महत्वपूर्ण है ही, कि भोजन किसके साथ कौन शेयर कर सकता है, किसके साथ कौन शेयर नहीं कर सकता। उसी के साथ उन्होंने बताया कि सम्मान सूचक संकेतों की भी बात होती है। नमस्कार, जैसे आप आज भी समाज में देखेंगे, मैं कहूंगा नहीं लेकिन ऐसा है कि उच्च जाति के जो लोग थे उन्हें कौन नमस्कार कर रहा है, या वो किनको जवाब देते थे, या वो किन्हें नमस्कार करते थे। तो ये एक बड़ा सम्मान देने वाले संकेतों, सम्मान सूचक संकेतों की इन्होंने बात करी कि सम्मान सूचक संकेत से किस व्यक्ति का कैसा संबंध था। तो इसलिए जो मैकिन मेरिट थे, जिन्होंने मैंने बताया 1952 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के दो गांव का अध्ययन किया था, किशनगढ़ी और रामनागला, तो उन्होंने ये वहां अध्ययन किया, तो समझा कि भोजन किसको दिया जाता है, कौन स्वीकार करता है, कौन स्वीकार नहीं करता, और किसके साथ सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसे नमस्ते करना है, किसे नहीं करना है। ब्राह्मणों को भाई सबसे ऊंचा ही है, तो इसलिए ब्राह्मणों का उच्च स्थान था। ब्राह्मण ही ज्यादातर निर्धारित करते थे कि किस प्रकार से व्यवहार किस एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और उन्होंने किशनगढ़ी में 10 ऊंची जातियां थी और रामनगला में उन्हें 4 ऊंची जातियां मिली थी। उस पर आधारित होकर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से सभी जाति अपनी अपनी सभी जाति एक दूसरे कौन कौन सी सेवाएं देती हैं और किससे कच्चा भोजन और किससे पक्का भोजन स्वीकार करती हैं। और इसी प्रकार आपसी मिलना मिलाना ये सब चीजें होती हैं। एक ड्यूमो लास्ट में है, लुई डुमो की पुस्तक का नाम है होमो हरारिकस। उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं बता दें शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि ये दो ही शब्दों में, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, पवित्र और अपवित्र, अपवित्र की जगह दूषित इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो जातियां होती हैं कि वो आपस, ये एक विरोधात्मक सिद्धांत है, जो जातियां होती हैं आपस में एक दूसरे से पृथक इसी आधार पर होती है कि कौन सी जाति किस जाति के साथ किस जाति के साथ कौन सा जाति बैठ सकती है, किस जाति के साथ कौन सी दूसरी जाति नहीं बैठ सकती। यानी कि वो लोग जो मैला ढोने का काम करते थे, वो लोग जो गंदगी को साफ करने का काम करते थे, वो लोग जो चमड़ा निकालने का काम करते थे शरीर पे से, उनको दूषित माना जाता था। ये जो परंपरा थी। इसीलिए लुई डुमो ने जो व्यवस्था करी, लुई डुमो ने यही बताया कि किस प्रकार से एक दूसरी जाति में चीजें प्योर और इम्प्योर, नॉट इम्प्योर बल्कि पोल्यूशन पे जुड़ी थी, कि कौन सी जाति पवित्र है, कौन सी जाति दूषित है, किसके साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो मैंने आपके लिए यूनिट 5 और 6 जो डिस्कस करी है
उसमें सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांतों की जो बात करी, जिसमें किंग्सले डेविस, विल्बर टी मूर की बात करी और मेल्विन ट्यूमैन जो क्रिटिसिज्म किया, वो मुझे लग रहा है कि स्पष्ट हो गया होगा। इसी प्रकार से जो ये जाति के अगर सामाजिक स्तर की बात की जाए तो यूनिट 6 में जैसे आपने देखा कि जाति के विशेषता वो बोधक और जाति के अन्योन क्रियात्मक, यानी कि एक दूसरे से कैसे जुड़े, ये स्पष्ट हो गया होगा, समझने का प्रयास किया होगा। आसान है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। आप उदाहरण समाजशास्त्र में अपने आसपास से ही उठाया करिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्री जो होता है, जो समाजशास्त्र का स्टूडेंट होता है, वो एक अन्वेषण करता है, ऑब्जर्वर होता है, वो ऑब्जर्व करता है, वो सोशल रिसर्चर होता है। तो समाज को इस प्रकार से देखता रहे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा और इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।